चलिए यहाँ वाला जो है, जो पहले क्लास में जहाँ से रोका गया था हिस्ट्री वाला, यहाँ से आगे मॉडर्न इंडिया के पोर्शन जो है शुरू हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर जो है आते रहता है। इंडियन नेशनल आर्मी बोलते थे इसको अंग्रेजी में INA। तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि इसका आखिर आइडिया आया कहाँ से। तो कैप्टन मोहन सिंह थे, ठीक है, उन्हीं के दिमाग में आया था। इसका विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और आज़ाद हिंद फौज का, लेकिन उसका स्थापना का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है रास बिहारी बोस को। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दोनों जो है क्या है, दो अलग अलग हैं। घोष वो थे जो 1907 और 1908 में जो है 1907 में 1908 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ही वाज रास बिहारी घोष। और ये जो है रास बिहारी बोस हैं जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर जो है, हार्डिंग सेकंड में बम मार दिया गया था, जिसमें उसका महावत मर गया था, ठीक है, और वो भी घायल होकर नीचे गिर गया था, लेकिन वो बच गया था बाल बाल मरने से। तो उस केस में जो है फांसी की सजा दी गई थी इनके सभी शिष्यों को, और ये उसी समय जापान भाग गए थे। ठीक है, और 30 साल के बाद इन्होंने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और जब स्थापना कर दिए तब तक जो है सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए। ये देखे जब उनको भाषण देते हुए तो बोले कि ना, मेरे से अच्छा ये आदमी है, ये आगे ले जाएगा इस चीज को। और बहुत ईमानदारी से इन्होंने पूरे संगठन की कमान किसको सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस को। ये होता है एक, आजकल देखिएगा कि लोग कोशिश करते हैं कि नहीं सब कुछ मेरे ही पास रहे, हम दूसरा को नहीं शेयर करेंगे। वहीं पर ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने तुरंत जो है जब समझा कि ये मेरे से ज्यादा योग्य है, तो इस संगठन की कमान किसके हाथ में होनी चाहिए? इसके हाथ में। तो पहले ऐसे लीडर्स होते थे, अब ऐसे लोग नहीं हैं। आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया, परंतु वो असफल रहा था। ये ऐसी है, इसमें मत जाना, ये केवल कंफ्यूजिंग है, बस इस लाइन को याद रखिएगा। इसका स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? मोहन सिंह। और किसने इसका स्थापना किया? रास बिहारी बोस ने। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। उसकी स्वतंत्रता है तो विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। ठीक है, निकल लिए थे। अंग्रेज जो है जान गए थे कि गांधी जी से इनका जो है तनाव चल रहा था, तो वो जान रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस के लिए दिक्कत वाली स्थिति हो गई है, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जो है अपना नाम बदल के निकले थे वहां से। पहले एक मुस्लिम बन के निकले अफगानिस्तान के रास्ते से, और उसके बाद जो है ओरलैंडो नाम से जो है वो रूस पहुंच गए। और वहां से फिर जब वहां भी उनको सहायता नहीं मिली, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूस किसकी तरफ से लड़ रहा था? इंग्लैंड की तरफ से। तो जब वहां से नहीं मिली तब मजबूरी में उनको कहां जाना पड़ा? पहुंच गए वो अपना जर्मनी। हिटलर से मुलाकात हुई और वहां से मदद का भरोसा पा करके फिर वो वहां से निकले जापान। ठीक, भारत की स्वतंत्रता तो विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। कैसे पहुंचे थे? अफगानिस्तान वाया रूस और फिर वहां से जर्मनी पहुंचे थे वो। ठीक है, यहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में किसने स्थापित किया था? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि किसने इसको स्थापित किया था फ्री इंडिया सेंटर को? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जहां से वो आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया है। फ्री इंडियन लीजन कहा गया है। ठीक है, फ्री इंडियन लीजन, LEGION। 10,000 सैनिकों को, बाद में 40,000 सैनिक थे, उनको मिला करके ये लोग आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, वो रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी और जापान ने समर्थन किया। अस्थायी सरकार। तो 1943 में यह दूसरा मौका था जब विदेशों में भारत की अस्थायी सरकार गठन किया गया था, टेम्पररी गवर्नमेंट। ठीक है, इसके पहले राजा महेंद्र प्रताप ने, इसके पहले राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में अफगानिस्तान में, 1915 में कहां? अफगानिस्तान में जो है इन्होंने इंटीम गवर्नमेंट की स्थापना की थी विदेशों में। ये विदेशों में बनी पहली भारतीय सरकार थी। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बन गए थे खुद ही। ठीक है, 1915 में। तो इन्हीं के जमीन पर जो AMU बना हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप की दी हुई जमीन पर।
तो अफगानिस्तान में इंतरिम गवर्नमेंट कब बनाया था? 1915 में। दूसरी बार कब बना? 1943 में ये बनाए गवर्नमेंट, और खुद ही जो है ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब नियुक्त कर दिया अपने आप को। जाहिर सी बात है 1943 में उन्होंने ऐसा कदम उठाया था तो कुछ लोग चौंके जरूर होंगे कि सुभाष तो कुछ और ही सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भारत का जो है खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री भी। तो जाहिर सी बात है कि किसी के एम्बिशन को धक्का तो लगा ही होगा 2-3 लोगों को, तगड़ा वाला, कि ऐसे चलता रहा तब तो दिक्कत हो जाएगी। और आसनक तरीके से 2.25 साल के बाद इनकी जो है संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है हवाई जहाज यात्रा में। तो सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसको जर्मनी और जापान ने अपना समर्थन दे दिया था। तुरंत उसी महीने में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज INA का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, सुप्रीम कमांडर। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड्स के नाम रखे गए, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम रखा गया लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व जो है डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथी नप्पन थी। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। इधर जापान जो है वो अपनी सेना को बढ़ाया जा रहा था, जापान, और वो अंडमान निकोबार पहुंच गया। हम लोग आजाद हिंद फौज का गठन हो ही चुका था, तो जापान ने क्या किया कि अंडमान और निकोबार द्वीप जो है 8 नवंबर 1943 को 1943 को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। उन्होंने अंडमान का नाम रखा शहीद और निकोबार का नाम रखा स्वराज। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया, याद रखिएगा 22 सितंबर 1944 को। यहीं से एक एक आंसर निकल जाता है कभी कभी, ध्यान से सोच लीजिएगा, मन में 2-4 बार दिमाग में पुस्तक बंद करके दोहराइएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके याद में रहती हैं। जैसे शहीदी दिवस है 100 से, है ना, महीना कौन सा है? 100 से सितंबर है। तो पहले तो एक ये दिमाग में रखा रहना कि शहीदी दिवस जो है 100 से शहीदी, 100 से सितंबर, ठीक, जबकि वो तलाबी श है तो उसका उच्चारण श होता है, तो शहीदी दिवस। और 22 सितंबर 1944 टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप, फार्मोसा द्वीप का मतलब ताइवान, फार्मोसा जो है उसका नया नाम क्या है? ताइवान है, ताइवान। के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है, संदिग्ध है, सस्पिशियस है, ठीक है, क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, ठीक, बस गायब हो गए वो, इतना कंफर्म था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, उड़ीसा में। एज यूजुअल लोग समझते हैं बक्सी बंगाल में, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा, कटक में हुआ था 1897, ठीक है। इनके जन्मदिन को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। आजाद हिंद फौज से गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, प्रेम कुमार सहगल, मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग देखे थे कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल, तो पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर सेडिशन चार्जेस लगाया गया, राजद्रोह, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेडिशन। यही सब शब्द हटाया गया आईपीसी से अब, और जो नया आया है हम लोग का न्याय संहिता, भारत न्याय संहिता, उसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राज का मतलब होता था ब्रिटिश राज, महारानी महाराजा, इसलिए राजद्रोह। तो सेडिशन चार्जेस का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। हालांकि इतना जबरदस्त आंदोलन चल गया देश में कि डर के मारे जो है वायसराय ने इनकी सजा क्या कर दी? माफ। इन तीनों को फांसी की सजा मिली थी, लेकिन अब 1931 नहीं था, अब 1945 था। और यही कारण है कि फांसी की सजा मिलने के बाद भी तीनों को क्या कर दिया? वेबल ने क्या कर दिया? आम माफी दे दी। कारण था पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए थे। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से कौन कौन लोग थे? अरुणा असफ अली थी, तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भूलाभाई जो देसाई थे वो मेन वकील यही थे। इन्हीं के नेतृत्व में सब लड़ रहे थे। आता है क्वेश्चन कि मुख्य नेतृत्व कौन किन्होंने किया था? भूलाभाई
देसाई ने। और जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे ना मार्कंडेय काटजू, उनके दादाजी थे के.एन. काटजू, ये भी बड़े वकील थे देश के, ठीक है, के.एन. काटजू। तो इन्होंने पैरवी की थी, इन्हीं के पोता हैं मार्कंडेय काटजू, जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, ठीक है, फेसबुक पे खूब सक्रिय रहते हैं। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी कराची में। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यह सिग्नल फैल गया। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए, जो कि करते नहीं थे, इनको लगाते ही नहीं थे अपने आगे, ठीक है। धीरे धीरे इनका जो है अहम जो है वो खराब, मैंने ये होने लगा, बुरा लगने लगा। तो अब इनको समझ में आया इतने साल के बाद कि हम लोग के साथ बराबरी नहीं की जाती है, हम लोग को नौकर समझा जाता है, जबकि हम लोग भी वही काम करते हैं, तो हम लोग के साथ बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिलता है, ठीक। अब ये तो हो गया एयरफोर्स वाला विद्रोह। नौसेना का नेवी का, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को, डेट याद रख लेना, जब बंबई में HMIS तलवार, ठीक है, जहाज था कि हर और हिज मैजेस्टी, ठीक है, इंडियन शिप, तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। इनको देश से कोई मतलब नहीं था, इनका मेन था नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि इन्होंने रिवोल्ट किया था देश को स्वतंत्र कराने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। यही कारण था कि मुस्लिम सैनिकों से अपील किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, और हिंदू सैनिकों से अपील किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन 1100 में से कहा कि आप सभी जो हथियार डाल दें, और नहीं तो दिक्कत होगी, कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के समझाने पर इन लोगों ने जो है अपनी हड़ताल, अपना विद्रोह वापस कर दिया था। हालांकि बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनमें से सभी को बर्खास्त कर दिया गया था। ये जो HMIS के जो ये थे, क्योंकि इनमें से कोई भी देश के लिए नहीं लड़ा था, ये किसके लिए किए थे, नस्लवादी भेदभाव और खराब खाना हमको दिया था, इसलिए रिवोल्ट किए थे। और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनमें से एक को भी नौकरी में लेने से, एक नहीं लेंगे का मतलब नहीं लेंगे, कारण तुम लोगों ने अनुशासनहीनता का परिचय दिया है। अगर तुम लोग देश के लिए लड़े होते तो तुम सबको बहाल करते, नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा अरे कैसे हटा दिया, इन लोग रखना था। सरदार पटेल एकदम अलग ही चीज के बने हुए थे, वो कहें कि नहीं, ठीक है, ये देश का दुर्भाग्य है कि उनकी मृत्यु 1950 में ही हो गई थी, ठीक, उनके इस आदमी को रहना चाहिए था। 19 फरवरी को कराची, ठीक है, रांची में चंद बिंदु है, कराची में चंद बिंदु नहीं है, इट इज कराची, ठीक है। ये रांची के चक्कर में लिख देते हैं इसको, ये दिस इज कराची, ठीक है, एंड दिस वन इज रांची। इसमें एन है, कराची में एन नहीं है, उसको सिर्फ कराची बोलते हैं। तो 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए, 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा, जय हिंद लगा, हिंदू मुस्लिम एक हो लगा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद लगा, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा लगा, ये सब नारे लगे। लेकिन उन्होंने हड़ताल किस लिए किया था, गंदा खाना और नस्लीय भेदभाव। ये बाद में सपोर्ट लेने के क्रम में जो है ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर दिए, लेकिन पटेल जी पकड़ लिए थे, कहें कि रुक जाओ, तुम लोग का हम ठीक से हिसाब करते हैं। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। देख लो, ये पूरा सपोर्ट लेने के चक्कर में आ गए थे। सरदार पटेल और जिन्ना ने आश्रम चला दी, बोले थे ना हम, तो कम से कम एटलीस्ट इतना लिखे हुए हैं कि सरदार पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की चला दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। वाह। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था, एडमिरल गोल्फ्रेड, एडमिरल गोल्फ्रेड। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है, लाल क्रांति। चढ़ाए थे इनको सब वामपंथी, और उसी पर चढ़े थे ये। पटेल जी इंतजार कर रहे थे कि देश आजाद होने दो, और ये सब फुसफुसाए हुए थे कि हम लोग को तो अब तुरंत बहाल किया जाएगा देश स्वतंत्र होते ही। एक को भी नौकरी में नहीं लिया गया, एक को नहीं, सब भागो यहां से, ठीक है, जाओ अपना करो हड़ताल, अब जितना करना है तुम लोग को। क्या जी, एसके दत्त, सुनील दत्त,
मैंने रुकिए बता रहे हैं, दत्त थे, वो मुस्लिम वाला लीड कर रहे थे। एक जो इसमें, हाँ एक दत्त है क्या ऑप्शन में था दत्त? तो हम ऐसे ही नहीं बोल दिए, हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब मुंह से निकल गया तो समझ जाइए। अरे खान मार्केटिंग में चल रहे हैं तो बोलेगा नहीं। क्या? बीसी दत्त, बीसी दत्त, हाँ बीसी दत्त। अलग से एमएस खान थे, ठीक है, लेकिन बीसी दत्त जो थे वही दिवरवा पर लिखे थे इनकलाब मुर्दाबाद, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो लिखे थे ना, डेट वाज बीसी दत्त, ठीक है। सलील श्याम, बीसी दत्त, मदन सिंह, ऋषि दोपुरी और सबसे लास्ट में एमएस खान। हाँ। दत्त, बीसी दत्त, तभी ना हमारे मुंह से सुनील दत्त निकल गया, मैं बाद में सुधार लिए। तो बीसी दत्त वो क्या, हाँ हाँ, जो मैंने बीसी दत्त ही मेन लीड किए थे, वही ये जो HMS IS तलवार था ना, इसके दीवारों पर वही लिखे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, मैंने क्विट इंडिया लिखे थे कि क्विट इंडिया। तो ये सब पता नहीं दिया है कि नहीं, इसमें नहीं दिया, अच्छा तो चेंज हो गया। कैबिनेट मिशन 1946, देखिए अब हम लोग का आता था, हम लोग सीधे मारते ये, अब हो सकता है कि कम्युनल हार्मोनी के लिए कर दें एमएस खान सब, लेकिन ये सच्चाई है कि लीडर जो थे श्याम सलील थे और एक बीसी दत्त थे, क्योंकि बीसी दत्त ही जो है आगे बढ़े थे, उसमें लीड किए थे वहां पर, और बीसी दत्त ही झुकने को तैयार नहीं थे, वही लिख दिए थे पूरा एग्जाम। तो लीडर कौन हुआ? प्रधानमंत्री एटली ने, क्लीमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की, डिक्लेरेशन किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां पहुंचा? दिल्ली। इस डेट को याद रखिएगा, पूछता है कि किस तारीख को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था, ठीक है, 24 मार्च। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर, नेवी के हेड, एवी नेवी, हम ऐसे याद रखते हैं, एवी नेवी। और पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया, ठीक है। दोनों के स्वीकार करने के बीच में 19 दिन का अंतर था, पहले मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया और बाद में कांग्रेस ने स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण को लेकर चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, यह भी पूछता है कि चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में, ठीक है। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किया था, सोच लो, खाली इसका 9 ही सीट छूटा था। और मुस्लिम लीग ने और 78 मुस्लिम स्थानों में से जो आरक्षित था उसमें जो 73 स्थान प्राप्त किए थे। तो जनरल में नहीं, जो नॉर्मल जो जनरल इलेक्शन हुआ था, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ना मुसलमानों के लिए, उसमें से वो जीता था 78 में से 73। और यही कारण है कि इसके बाद जो पंजाब वाले फजलुल हक और सिंध वाले जो है अल्लाह रखा, पंजाब और वहां बंगाल वाले फजलुल हक, पंजाब वाले सिकंदर हयात खान और सिंध वाले अल्लाह रखा खान, ये सब जो है मुस्लिम लीग के साथ हो गए थे कि अब देश को जो है बांटना ही होगा, अब हम लोग अलग चलेंगे। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था, कांग्रेस को। अब मुस्लिम लीग को समझ में आ गया, जब 214 में से 205 कांग्रेस जीत गई ना, तो इनको समझ में आ गया कि अब हम लोग का जो है खेल खत्म है। इसलिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को क्या किया? डेड, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अकेले केवल कोलकाता में एक दिन में जो है 5000 लोग मार दिए गए, काट दिए गए, मार नहीं दिए, काट दिए गए एक दिन में मुस्लिम लीग की तरफ से, ठीक है। देखो, सर्वप्रथम परीक्षा दिवस कहां मनाया गया? ये थोड़ा छुपा के बोल रहा है, हम थोड़ा सा खुल के बोल रहे हैं, ठीक। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी।
आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि फजलुल हक थे वहां, और बंगाल के मुख्यमंत्री, अच्छा ये बाद में, वो तो 19 उस समय थे 37 वाले में फजलुल हक, ये आगे थे यहां पर, ये बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी, शहीद सुहरावर्दी थे, हाँ फजलुल हक थे उस समय 37-39 वाले दौर में, जिसमें प्रांतीय चुनाव हुआ 35 के बाद। शहीद सुहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल में जम के हुआ, और उधर पंजाब में। कारण क्या था? पंजाब इधर जा रहा था पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में, और बंगाल जा रहा था पूर्वी पाकिस्तान। इतना तेज दंगा हुआ कि एक एक दिन में हजारों हजार लोग मारे जाने लगे। उसका सबसे भयंकर जवाब कहां मिला? बिहार में। ऐसा तगड़ा रिटेलिएशन हुआ कि मुस्लिम लीग हिल गई पंजाब में और बंगाल में। पूरे भारत में जवाब मिला मुस्लिम लीग को बिहार में। महात्मा गांधी स्तब्ध। अगर वो मारते हैं तो मारने दो, तुम मत मारो, ठीक है। यही कारण था कि जब देश स्वतंत्र हो रहा था तो महात्मा गांधी नोआखली पहुंचे हुए थे, और इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, 1 मैन बाउंड्री फोर्स, कि आदमी अकेला पहुंच गया है वहां रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज दंगा फैल गया था। और अब इनके डायरेक्ट एक्शन डे के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि अब ये विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम विभाजन चाहते हैं और निकलो यहां से, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि जो यहां रहना चाहते हैं रहें, और जो यहां से जाना चाहते हैं वो जाएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा महात्मा गांधी ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं, और जो जाना चाहते हैं जाए, और जो रहना चाहते हैं रहें। आप एक नहीं फिर कई पाकिस्तान को जन्म देंगे। अव्वल तो विभाजन हो नहीं, और अगर हो तो पूरी तरह हो। महात्मा गांधी का नहीं। यही कारण था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहते हैं 1956 में, उनका कहा हुआ स्टेटमेंट है, महात्मा वाज नॉट अ महात्मा। अपने मृत्यु से 2 महीने पहले उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि अभी नहीं, भारत को इसका एहसास, इसका झलन जो झेलना है वो अभी नहीं समझ में आएगा, ये बाद में समझ में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बुक लिखी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, और उसमें सारी बातों को उन्होंने खुल करके लिख दिया है। इतना ज्यादा कि विभाजन के टाइम में गृह मंत्री सह उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि उनके मृत्यु के बाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी पुस्तक में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है उनकी आलोचना करते हैं कि ही वाज ए बायस्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि चांदनी चौक में आर्मी भेज करके उन्होंने भारी मात्रा में जो है बम गोला बरामद करवा दिया था, जिस बात का हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री को बड़ा दुख हुआ था कि उन्होंने एक खास समुदाय के पास जो है अपने सुरक्षा के लिए गोलाबारूद रहने नहीं दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं लेगा, कम से कम मेरे रहते नहीं लेगा, ठीक है। यह दुर्भाग्य था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के उठाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए सरदार पटेल जीवित नहीं थे, तो उनका बकलोइया छुड़ा दिए होते उसी समय वो, ठीक है। ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। और जब राम और लोहिया की जब आप पढ़ेंगे आत्मकथा, तो वो कहते हैं कि विभाजन के समय में मीटिंग जब हो रही थी कांग्रेस कार्य समिति की, तो खाली महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे विभाजन का, नहीं होना चाहिए, नहीं मेरे लाश पर होगा, और दूसरा हम आलोचना कर रहे थे। राम और लोहिया खुद के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि हम कर रहे थे। और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहे थे एक कोना में बैठ करके। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये राम लोहिया अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं, आप जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो जो बात हम बता रहे हैं वो इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने इन सब चीजों को पढ़ा है, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो जा रहा है रिकॉर्डिंग बाद में, तो ये समझना कि हम पूरे जिम्मेवारी के साथ बोले कुछ। और हमारे साथ एक बुरी या अच्छी आदत क्या है कि हम सत्य बोलते समय बहुत लिहाज नहीं करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, क्योंकि किसी ना किसी को सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। हुआ 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, और कहा गया कि ए भैया हम लोग जो है ना आपको 48 तक छोड़ देंगे, जुलाई 48 तक। लेकिन ऐसा ना दंगा भड़का उसके बाद कि ये सब 15 अगस्त को जो है बोरिया से लपेट के भाग गए, ठीक है। कहें कि भागो अब हम लोग से संभले उमलेगा नहीं,
समझ में आ गया? अब इन लोगों को समझ में आना कि दोनों मिल के मारेंगे हम लोग को, बाद में अपने तो बाद में मारेंगे, पहले हम लोग को मारेंगे, इसलिए ये सब भाग गए। और 15 अगस्त को जब ये सब भागे हैं यहां से, तो इनकी संख्या केवल 12 लाख थी और हम लोग 38 करोड़ थे। हम लोग 38 करोड़ थे और हम पर राज करने वाले लोग 12 लाख थे। समझ में आ रहा है ना कि वो किसकी सहायता से राज कर रहे थे? उन 38 करोड़ लोगों में से कम 25 करोड़ उनके तरफ थे, इसीलिए वो राज कर रहे थे। ठीक, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं, एक आक्रोश है, क्योंकि अगर हम लोग चेते रहते तो अंग्रेज कभी हम पर शासन नहीं कर पाते। तो 3 जून 1947 मन बाटन योजना, मन बाटन सॉरी माउंट बेटन, ठीक है, लेकिन आप इसको मन बाटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति ने इसको स्वीकार भी कर लिया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। याद रखना, कांग्रेस की तरफ से किसने जो है मनबाटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था? गोविंद वल्लभ पंत, ये याद रखना। इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, जो बंटवारे का विरोध, हालांकि राम लोहिया बोलते हैं कि उस समय खाली वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे थे। अब हम इनकी बात माने या राम मनोहर लोहिया जी की आत्मकथा को माने, जो भी हो, आजाद ने कहा कांग्रेस का इसमें फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है, इन्होंने कहा। ठीक है, चलिए ठीक है, माने हम आपकी बात कि कोई और रास्ता नहीं था। क्यों रास्ता नहीं था? इसलिए रास्ता नहीं था क्योंकि आपको आदत हो गई थी तुष्टीकरण की नीति की, अपीजमेंट पॉलिसी की। आप जब ज्यादा झुकिएगा ना, एक कहा जाता है कि लाइफ में अगर सुकून चाहिए ना तो ना कहना सीखो। जो सीधे लोग होते हैं ना, वो ना नहीं कह पाते हैं और जिसके कारण वो टेंशन में आ जाते हैं। जैसे कोई कहेगा कि इधर आइए, तो हाँ आइए, बोलिए, आप ये काम कर देंगे। अब वो चूंकि ना नहीं कह पाता है तो हूँ, अच्छा हाँ ठीक है कर दो, हम कल आके देख लेंगे। अब वो बेचारा समझ गया कि वो बोझा ले लिए हम। अब अगला दिन नहीं होगा तो कहेगा तुम तो कहे थे ना कि कल हम कर देंगे। बड़ा घटिया आदमी हो ये हो। ना कहना सीखो। जो काम आपसे नहीं होगा ना, वहीं खड़े होके बोलो, चाहे सामने कोई हो, हमसे नहीं होगा, क्षमा चाहते हैं। ठीक, क्योंकि रिश्ते आजकल आपके ना कहने से नहीं टिकता है। आप नौकर की तरह खटिए किसी के लिए जीवन भर, लेकिन अगर आप उसके काम के नहीं रहेंगे ना तो आपको पूछेगा नहीं। आप जीवन भर उसको लात मारो, लेकिन अगर आप जॉब पा गए ना, आप पावरफुल पोस्ट पा गए, तो आप सबके जो है ना भाई बहन चाचा चाची बुआ भतीजी सब हो जाएंगे। और अगर खाली हाथ लौट के गए तो एक समय के बाद माँ बाप भी नहीं पूछेंगे, एक समय के बाद, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि कुछ दो, प्रतिष्ठा दो, इज्जत दो, पैसा कमा के दो। ठीक है, याद रखना। नौकरी लगते ही हमारे कई छात्रों ने बताया है कि कैसे उनके घर वालों का नजरिया बदल गया उनके प्रति। और उनमें से कुछ इतने सीधे थे मेरे स्टूडेंट, जाने दीजिए, जो उसमें किए अब तो सब अच्छा हो गया ना। सोचो, कुछ थे नहीं सर, हमको हमेशा याद रहेगा कि जब हम जॉब में नहीं थे तो मेरे घर वालों ने हमसे कैसा बिहेव किया था। तो नेचर होता है आदमी का, कुछ सोचते हैं छोड़ो इग्नोर करो जाने दो, कोई भी तो करता ही है ना, आखिर कर तो वही लोग न रहे थे। समझ रहा है? तो ऐसे कर करके लोग अपना ये करते हैं। यहां पर वापस आते हैं हम लोग। इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया, वो तटस्थ रहे, एकदम नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब ये लोग, चूंकि नेहरू और पटेल जी का क्या था, गांधी जी जो बोलते वो ये दोनों करते थे, ये भी सच्चाई है। पटेल जी तो और ज्यादा, वो तो बिल्कुल नहीं कुछ बोलते थे। नेहरू जी तो थोड़ा सा ये भी हो जाते थे गांधी जी से, लेकिन पटेल जी हट जाते थे। और फिर भी गांधी जी कहीं ना कहीं नेहरू जी कहीं तरफ में ज्यादा टिल्टेड रहते थे। क्यों? गांधी जी को लगता था कि लचीले नेहरू उस दौर के लिए ज्यादा सही थे, न कि दृढ़ वल्लभ भाई पटेल। कारण क्या था? सरदार पटेल अड़ जाते थे किसी बात पर, और नेहरू जी जो है वो थोड़ा सा लचीला को आते थे। तो गांधी जी को क्या लगता था ना कि अभी के भारत के लिए ना लचीला व्यक्ति ज्यादा जरूरी है, न कि रिजिड व्यक्ति। और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो उप प्रधानमंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। नेहरू जी से 14 साल उम्र में बड़े थे। 14 साल का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव होता है।
आपने उनसे उम्र में काफी छोटे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, और वो बहुत दूरदर्शी थे। तो 1962 में हमने चीन के हाथों अक्साई चीन क्यों खो दिया? हमने क्यों 1947-48 में पाक अधिकृत कश्मीर खो दिया उस समय? आज इतने सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं पिछले 70 वर्षों में, 50,000 से ऊपर सैनिकों को हमने खो दिया है केवल कश्मीर के मुद्दे के कारण। आखिर इन सबका दोषी कौन है? काश वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री हुए होते तो ये सारी समस्या उसी समय क्या हो गई होती? सॉल्व हो गई थी। इसको याद रखिएगा, आप मानिए चाहे ना मानिए। और अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा देश न जाने कितने रियासतों में बटा होता। ये उन्हीं का आयरन हैंड था। इसीलिए आप देखोगे हमारे ऑफिस में उनका फोटो लगा रहता है, सुभाष चंद्र बोस का। बाकी हम ज्यादा अल्पट नहीं करते, बहुत साफ रहते हैं इस मामले में, किसी को बुरा लगे लगे, ठीक है। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी थे। भाई लोग सिंध साइड में थे, इनको लग रहा था कि हे प्रभु, ये तो सीधे सिंध चला जाएगा पाकिस्तान में, हम लोग कहां जाएंगे, जो सिंधी लोग थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, ठीक है, वही किचलू साहब, अमृतसर 1919, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे, ठीक है। ये लोग नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। और इसमें सबसे अच्छे व्यक्ति जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, एकदम ड्राई ऑनेस्ट और दिल के अच्छे, एकदम जैसे कि हम लोग के जो राष्ट्रपति थे ना कलाम साहब, ठीक है, एकदम जैसे ये थे ना वैसे ही वो थे, ठीक है। और वो सच में हिंदुस्तानी थे, उनको पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सच में देशभक्त थे यहाँ के, ठीक। और यही कारण है कि वो रो दिए थे कि आप लोग हमको भेड़ियों के सामने ढकेल दिए, ठीक है। आज आप देख भी सकते हैं, आखिर पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान मैंने आज का बांग्लादेश, आज भारत के आगे कहां टिकता है टिकता है, तुम्हारे झंडे पर चांद है और हम चांद पर अपना झंडा पहुंचा दिए हैं। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा इस चीज को, आपके कहने से नहीं होगा, ठीक। कलाम साहब अमेरिका बुलाते रह गया नासा के लिए, गए नहीं गए, कहां रहे, कम ये में भी यहां रहे। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए मजहब धर्म कोई ये नहीं है, आप सिंपल, आप देश के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आपकी जाति कुछ भी हो, आपका मजहब धर्म कुछ भी हो, उससे हमको कोई फर्क, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा घर का लड़का हमारे देश के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, हमारे देश के साथ आपको रहना पड़ेगा। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को जो है नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर दिया, तो चाह ही रहे थे कि बंटवारा हो। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 ने इसका विरोध किया था। चलो कम से कम कुछ लोगों की आंखों में तो पानी था, जो नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 4 जुलाई, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 4 जुलाई 1947। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास किया गया। 18 जुलाई को इस पर सम्राट ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो 2 डेट याद रखना, एकदम 2 सप्ताह का अंतर था, 4 जुलाई और 18 जुलाई, 4 और 18 जुलाई। 4 जुलाई को पेश हुआ और 18 जुलाई को पास हो गया। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियन में बांटा गया। 2 डोमिनियन को हिंदी में कहते हैं अधिराज्य। अधिराज्य क्या होता है डोमिनियन का मतलब? डोमिनियन का मतलब होता है कि जो डिफेंस हो गया, जो आपका विदेश मामला हो गया फॉरेन वाला, और जो आपका संचार मामला हो गया कम्युनिकेशन वाला, रेलवे हो गया, ये सब जो हमारे पास रहेगा। बाकी सारे जो इंटरनल मैटर्स रहेंगे उसको आप चलाएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये था डोमिनियन। भारत को में बांट दिया जाएगा। हालांकि भारत ने तुरंत ही अपना डोमिनियन स्टेटस खत्म करा दिया स्वतंत्रता लेके। हाँ, तो संचार में ही आपका वो रेलवे वाला जो आ गया उस समय का जो था, ताकि चलेगा कैसे वो अलग अलग दोनों। क्या रक्षा भी उसी का था? तो बोले तो रक्षा, डिफेंस बोले तो अभी बोले ना डिफेंस उन्हीं का था। तो नहीं, बाकी सब इंडियन के लिए, वो सब अपना सोच वो। और पाकिस्तान जो है बहुत आगे तक डोमिनियन रहा, हमको लगता है कि जहां तक 1956 तक रहा है, लेकिन भारत जो है वो तुरंत अपना हटा दिया था। क्योंकि माउंटबेटन कब तक रहे थे? जुलाई 1948 तक। जो 3 जून को प्लान बताए थे ना कि हम लोग जुलाई 1948 तक रहेंगे, तो तब तक वो रहे,
हाँ, स्वतंत्रता हम लोग को मिल गई थी, ठीक है, तो याद रखना। और ये नो डाउट, अगर देखो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे ना इंसान के नजरिए से, तो पाकिस्तान और भारत की जनता को बहुत कुछ लेना देना आपस में नहीं है। अब वहां भी देखिएगा तो वहां भी लोग ना अपना खाना खुराकी से परेशान हैं, ठीक है, गरीबी है, वहां का भी सब सोचता है कि यार कहाँ हम लोग सब फंस गए। ये ना लहकाया जाता है ताकि जनता का इमोशन जो है वो बेचा जा सके, ठीक है। कई जो टीचर लोग होते हैं, जो महानुभाव टीचर हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जानबूझ करके आपको लहराते हैं। जब वो उदाहरण दे रहे होते हैं कि सुरेश का उदाहरण, अब्दुल्ला का उदाहरण, कि दोनों ने प्लेन उड़ाया, और एक को शो कर रहे हैं कि वो पायलट ने उड़ाया, एक को कर रहे हैं कि उड़ा दिया। क्यों वो लोग हिट हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोगों को चरम सुख की प्राप्ति किस तरह की बात करने से होगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद कर दो, यहाँ का मेजोरिटी, अरे बाप रे, सर तो महान आदमी है, ठीक है, उनको पता है कि हमको नस कैसे पकड़ना है लोगों का, ठीक है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ये पता कर लीजिएगा, ठीक है। उसको पता है कि पहले भीड़ इकट्ठी करो और उसके बाद अपना चीजों को बेच दो, काम हो जाएगा, पैसा आ गया आपके पास, ठीक है। तो भावनाओं से खेलना, ये यहां यही हो रहा था, ठीक। तो जिन्ना भी कोशिश कर रहे थे कि चलिए हम लोग थोड़ा सा भावनाओं के साथ खेल लिया जाए, तो सब अपना अपना लहका रहे थे। मान लो कि अगर जिन्ना को कह दिया था कि चलिए आप ही जो है प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए भारत के, क्या जा रहा था, कर लेते। क्या जरूरी था कि नहीं हम ही बनेंगे, हम उनको नहीं बनने देंगे, एक बार बोल देते चलिए आप ही बन जाइए, ठीक है, बन जाइए, रहिए 5 साल 10 साल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उनको गले का कैंसर था जिन्ना को, किसी को पता नहीं था, आप बनने दिए होते उनको। आखिर लियाकत अली ने क्या किया मोहम्मद अली जिन्ना के साथ? मुस्कुरा रहा था मुर्गे की टांग तोड़ते समय। और उनकी जो बेटी है फातिमा जिन्ना, वो अपने आत्मकथा में सारी बात लिखती हैं कि किस तरह मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया पाकिस्तान में। लियाकत अली, जो रहमत अली चौधरी था, जो पाकिस्तान शब्द दिया था, उसको सुपुर्दे खाक नहीं किया गया पाकिस्तान में। कैम्ब्रिज भागा, वहां जब मरा तो कैम्ब्रिज में उसके अवनाई लोगों ने, जो उसका पुराने जो छात्र थे, उन्हें चंदा इकट्ठा करके उसको कब्र में जगह दिलवाई। क्या मिला तुमको पाकिस्तान से, ठीक है। यहां से कुछ लोग फुसफुसा के भागे, वहां मुहाजिर कहलाए कराची में, क्या मिला? आज तक आपको वहां सेकेंड क्लास बोलते हैं, भागो यहां से, कहां से आ गया है। जो बांग्लादेश में गए पूर्वी पाकिस्तान में, उनको कहा जाता है बिहारी मुसलमान। यहां से जो गए, बिहार वाले गए पूर्वी पाकिस्तान, यूपी वाले गए पश्चिमी पाकिस्तान, तो वहां कहा जाता है मुहाजिर, और यहां कहा जाता है बिहारी बांग्लादेश में। इन लोगों को अभी भी ट्रीट नहीं किया जाता है ठीक से। वहां वाले जो पंजाबी वाला जो है, वो जब चढ़े रहते हैं, तब नहीं बंगाली सब जो है साइड हो गए इन लोगों से कि भागो यहाँ से, क्योंकि वो कर रहे कि तुम लोग को उर्दू बोलना होगा, उर्दू, और बोले हम लोग बांग्ला छोड़ के आमी तो आके भालो बात। तो ये उसमें जो है कर दिए गेम, और मजहब पीछे हो गया, भाषा जो है वो आगे हो गई, और इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान जो है क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो चीजों को संभाला जा सकता था। खैर जो भी हो, दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता प्रभु सत्ता सौंप दी जाएगी। बांटने के बाद 14 अगस्त को पाकिस्तानी अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी, और हो भी गई। ये लोग डेट भी साथ नहीं रखना चाहे पाकिस्तानी सब, कि हम लोग का डेट 15 अगस्त नहीं रहेगा, हम लोग 14 अगस्त को रहेंगे। रह भाई तू 14 अगस्त रह। इसीलिए हम लोग ने नया डेट रख दिया उस दिन, विभाजन विभीषिका दिवस। 14 अगस्त को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? विभाजन विभीषिका दिवस। लो अब तुम अपना करते रहो स्वतंत्रता दिवस। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। ये इंटरिम होता क्या है? फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अंग्रेजी में भी इसको क्या कहते हैं? इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है कि जब तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाएगी ना, तब तक आप सरकार चलाइए। दिस इज नोन एज इंटरिम। कैसे होता है? प्रोविजनल, कि आपका जब डिग्री सर्टिफिकेट जो डिग्री है वो आ जाएगा, तब तक प्रोविजनल से काम चलाओ। तो ना जब तक आपका अल्टीमेटली फाइनल पार्लियामेंट नहीं बन जाता है और सरकार नहीं आ जाती है, तब तक आप अंतरिम सरकार से काम चलाइए। दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोविजनल फॉर द टाइम बीइंग। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में सम्मिलित हुई। पहले लोग शामिल नहीं हुए कि ना हम लोग नहीं शामिल होंगे, ये पहले की बात बता रहे हैं। 47 को तो ये बाद में हुए। माउंटबेटन प्लान कब आया? माउंटबेटन प्लान 3 जून को 47 में। ये पहले की बात बता रहे हैं, जब इंटरिम गवर्नमेंट आया था तब। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार में सम्मिलित हुए, जिसमें एक हिंदू मेंबर थे जोगेंद्रनाथ मंडल जी, उनको बनाया गया था विधि मंत्री, ठीक है। उनको बनाया गया था कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल को।
जोगेंद्र मंडल जो चटगांव साइड के थे, जो अभी बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान के। और जोगेंद्र मंडल का कहना था कि बटे हुए पाकिस्तान में इतने हिंदू हैं तो उनका नेता कौन रहेगा, उनका नेता हम रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, हम नहीं आएंगे भारत में। और वो रह गए वहीं पर, जोगेंद्र मंडल जी। जब वो वहां रह गए तो भारत में जो है उनके जगह पर कानून मंत्री बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। पता नहीं 2 साल में क्या हुआ, जोगेंद्र मंडल भागे भागे आए वहां से, चटगांव से। अरे बाप रे बाप, तो कहा हम कलकत्ता में रहेंगे भाई, अब नहीं रहेंगे। क्या हुआ चाचा, आप तो वहां मतलब, अरे मारो गोली रहने दो। तो सारा इनका नशा जो है वहां पर, शेड्यूल कास्ट का लीडर बना जो है इनका, भुला गया। लौट के बुद्धू घर को आए, यहां मिला क्या, कलकत्ता में गुमनाम भरी जिंदगी। 1964 आते आते मर गए, किसी को पता भी नहीं चला। इसलिए कहा जाता है कि जब मौका मिले ना भुलाना चाहिए, वरना एक बार जो खो दिया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए ना कहना सीखो, ठीक है। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च, 23 मार्च, 27 मार्च कैसे दे रहा है? तेईस मार्च, 23 मार्च ही है ना? उन्नीस सौ 40 को बनाया था, 23 मार्च को। पर 23 मार्च सुधार लीजिए। वही हम कहें कि सब क्या देते रहता है, इसको कहाँ चला गया ना। 23 मार्च, क्या चीज आज? यहाँ स्टार नहीं लगा, अच्छा हाँ वही ना, ठीक है। 23 मार्च 1940 को ये पहली बार ये घोषणा जो किए थे ना, 40 कर लीजिए, 23 मार्च 1940, ठीक। और तब से ये हमेशा पाकिस्तान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च। क्यों? इसी दिन ये अपना कराची अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की डिमांड किए थे, ठीक है, कि बांटो और जाओ, बांटो और, यहीं पर बात की। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, JB, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली। अब देखो, चलो कम से कम बैकुंठ शुक्ला का कुछ तो ऐड किया। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण भागलपुर के रहने वाले फणींद्रनाथ घोष की हत्या बेतिया में बैकुंठ शुक्ला ने कर दी थी, बैकुंठ शुक्ला ने कर दी थी बेतिया में, ठीक है। फणींद्रनाथ घोष बिहार के क्रांतिकारी थे, भागलपुर के रहने वाले थे, और इन्होंने 1928 में फिरोज कोटला में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी थे, और बाद में ये अंग्रेजों के सरकारी गवाह बन गए। और इन्हीं के गवाही पर, इसी के गवाही पर जो है भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को क्या हो गई, फांसी की सजा। बाद में क्रांतिकारियों ने तय किया कि बिना मारे इसको छोड़ना नहीं है। ये अपना भागलपुर छोड़ करके ये बेतिया में छुपा हुआ था और वहां पर हलवाई की दुकान पर चाय पी रहा था, बैकुंठ शुक्ला, ठीक है। द मैन फ्रॉम वैशाली केम, और इनको वहीं पर ताबड़तोड़ 2-4 वार किया, साफ हो गए, चल दिए। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार ने बैकुंठ शुक्ला जी को पकड़ लिया और गया सेंट्रल जेल में फांसी दे दी, ठीक है, 1934 के आसपास, जहां तक हमको याद है 30 के दशक में फांसी दिया था इनको, मतलब 31 में तो यही लोग को फांसी हुई थी, तो शायद 34 में इनको फांसी दिया था, कहां, गया सेंट्रल जेल में। और इन्हीं की पत्नी का नाम था राधिका देवी, ठीक है। अभी 95 साल की उम्र में जो है मृत्यु हुई, पूछने वाला कोई नहीं था, स्वतंत्रता सेनानी वो खुद भी थी, ठीक है। साइकिल पे घूम घूम के लोगों को अवेयर करती थी उस समय अपने टाइम में, 1920 के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में राधिका देवी पूरा वैशाली में घूम घूम के साइकिल पर ये करती थी, उन्हीं की पत्नी थी बैकुंठ शुक्ला की। और अभी 95 ईयर्स ओल्ड होकर के ये हुई। कोई सरकार सुध लिया? चंद्रशेखर आजाद जी की मां भीख मांग रही थी उनके बाद में क्रांतिकारी को मिली तो वो फिर अपने घर ले गए, करे बाप रे बाप, क्या दिया इस देश ने उन लोगों को। आज जिसको दिया
देखते ही हैं। बैकुंठ शुक्ल ने की थी महात्मा गांधी द्वारा। हाँ बोलिए। वो चंद्रशेखर आजाद का, ठीक है। अब बोलते हैं नेथराम, लेकिन कहते हैं कि इलाहाबाद के एक बड़े नेता का भी उसमें योगदान था, तो नेथराम। हाँ, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला, ठीक है। हरिजन सेवक संघ 1932, नाम चेंज करके फिर 33 में एक किया था। हरिजन सेवक संघ संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला। बिरला जी थे, पैसा वाले पार्टी थे, तो इनके रहने से जो है कोई भी संस्था डूबेगी नहीं। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने कब दिया? दिसंबर 1943 से कराची अधिवेशन में। और अच्छा, वो 1940 में वो लाहौर में था, जो नहीं बोले थे 23 मार्च को 1940 में पाकिस्तान दिवस, इसीलिए। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल 1889 इलाहाबाद, 1889 इलाहाबाद। 88 है, 85, 86, 87, 88, 88, 88 इलाहाबाद। हाँ, नॉर्थ वाला हो गया, इसीलिए हम जोड़े 4, हमको 89 आ गया दिमाग में। 88 मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था 1942 में। गुस्से में आ गए थे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। इनको जब लगने लगा कि वैल्यू नहीं मिल रहा है ज्यादा, तो गुस्सा गए और कहा कि रुको, हम इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। गांधी को ताव आ गया था उस समय। गांधी जी जब अंबेडकर जी के साथ इनका पूना पैक्ट हुआ था ना, तब इनको समझ में आया कि हरिजन उत्थान के लिए देश में कुछ करना पड़ेगा, और इन्होंने हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन किया, ठीक है, गुजराती में, हिंदी में और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में हरिजन, गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक, ठीक है। ये 1933 में, 1933 है ना, हरिजन सेवक समाज। 1932 नाम हो गया था हरिजन मैंने करके, 33 में, इसलिए हम 33 लिख दिए थे वहां। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किसमें लिखी थी? गुजराती में। हिंद स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखा था। महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। विवाह हुआ था 1883 में, यानी 14 साल की उम्र में, ठीक है। संभवतः कस्तूरबा जी थोड़ी थे उम्र में थोड़ी बड़ी थी, जहां तक हमको याद आ रहा है, कंफर्म नहीं है हम। 4 बेटे हुए, ठीक है, हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। इसमें हरिलाल ही थे जो गुस्से में जाकर के इस्लाम कबूल कर लिए थे। बाद में महात्मा गांधी के समझाने बुझाने पर फिर से हिंदू बने थे, हरिलाल, ठीक है। इसमें से मनीलाल जो थे वो रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, और वहां पर इनको एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया था, और फिर इन्होंने लेटर लिखा महात्मा गांधी ने कि कैसे रहोगे तुम उसके साथ, उसकी संस्कृति अलग है, तुम्हारी संस्कृति अलग है। और फिर आनंद फानन में अपने 5वें पुत्र ब्रह्मलाल बजाज को कह करके उन्होंने महाराष्ट्र के एक वणिक परिवार में रिश्ता तय करवाया और शादी करा दी। उन्हीं की पोती अभी दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल गई है, ठीक है। करोड़ रुपए का जो घोटाला नहीं हुआ था अभी दक्षिण अफ्रीका में, वो इन्हीं की पोती है, मनीलाल की, जिनकी शादी होनी थी मुस्लिम लड़की से, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, ये तो तुम गलत कर रहे हो बेटा। और हरिलाल जब मुस्लिम बन गए तो इन्होंने गांधी नहीं बेटा ये अच्छी बात नहीं है, आप वापस आइए। तो ये सब वो घटनाएं हैं। और सबसे छोटे वाले देवदास जी, इनको हो गया प्रेम श्री रघुपालचारी की बेटी से। अब ये थे 30 साल के, और उनकी बेटी थी रघुपालचारी जी की 15 साल की, ठीक है। अब फिर टेंशन, 4 में से 3 बेटों ने टेंशन दे दिया कि बेटा तुम्हारी उम्र देखो, उसकी वो 15 साल की बच्ची है, तो अभी वो बच्ची है, बालिग मैंने अभी नहीं है। 3 साल और बीता, 18 की हो गई, अभी हो गए 33 के, फिर दोनों पापा क्या बालिग हो गई। अंत में नहीं माने तो अंत में महात्मा गांधी और श्री रघुपालचारी आपस में समधी बने। कहा गया कि उम्र का गैप, उससे आपको क्या मतलब है, हमको रहना है। और बाद में इनकी शादी हुई। यानी यहां पर जो है महात्मा गांधी को झुकना पड़ा। तो एक के वो खाली रामदास जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं किए थे, बाकी सब डिस्टर्ब कर दिए थे, ठीक है। तो बापू, संत राउत ने कहा था चंपारण में बापू, लेकिन चारों बच्चे
ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, आप राष्ट्र के तो पिता हो जाते हैं, लेकिन अपने ही परिवार के बच्चों के पिता कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये वो अनछुए पहलू हैं जो गांधी जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहाँ लोग जानते हैं? श्री रघुराचार्य उनके समधी थे, है ना? है, हम पढ़ते रहते हैं, हम बस में ट्रेन में जाते हैं तो हम बकलोली करने के बजाय हम कुछ 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 पढ़ते रहते हैं, ताकि मरने से पहले बहुत सारी चीजें जान सके। बकलोली करने से क्या फायदा किसी से? बहसो होगा उसे, मैंने किताब से अच्छे दो अच्छा दोस्त कोई होता ही नहीं है। ठीक है, पढ़िए, जानिए, जाने से पहले बहुत सारी चीजें जान जाइए। तो हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। अब देखो नमो इनका जो है, जब आप देखेंगे नहीं सब इन लोगों का नाम, तो देखो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, हम ऐसे ही याद किए हुए हैं, लालदास, लालदास। ठीक है, इसलिए हम भूलते बोलते नहीं है, हमको याद रहता है कि हरिलाल है, यहाँ मनीलाल। तो 1 3 ऑड नंबर जो है वो लाल हैं, और जो इवन नंबर है वो क्या है? दास हैं। एगो राम के दास, एगो देव के दास। ये मानस पुत्र जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज और अपना हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष बनाए थे किसको? घनश्याम दास बिरला को। बिरला, बजाज, सारा भाई, समझ आ रहा है ना? ऐसे लोग रहते हैं ना, तो आपको आंदोलन चलाने में दिक्कत नहीं आती है। समझा? तो एक बड़े आंदोलन के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पीछे पैसे वाले लोग खड़े रहें, और इस मामले में इनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, याद रखिएगा। तो ऐसे ही नहीं, हाँ, इनके निजी सचिव देखो, पीए भी रखते थे, पर्सनल असिस्टेंट भी। महादेव देसाई जो इनके साथ चंपारण गए थे, महादेव देसाई देखो 17 से थे, और प्यारे लाल नैयर 1942 से 48। ठीक है, तो जब महादेव देसाई की मृत्यु हो गई, मृत्यु कहां हुई? जब इनको जेल में बंद रखा गया था। कहां? जब आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में इनको, कस्तूरबा गांधी को, महादेव देसाई को और सरोजिनी नायडू को, बाकी लोगों को अहमदनगर के जेल में। तो वहीं पर जो है कस्तूरबा जी की भी मृत्यु हो गई और महादेव देसाई की भी। और उसके बाद ही इन्होंने प्यारेलाल नैयर को जो है अपना निजी सचिव बनाया था, जो उनके मृत्यु तक उनके निजी सचिव रहे थे। तो बिना पीए के भी नहीं रहते थे। ठीक है, हम लोग के अपने बापू। तो महादेव देसाई और प्यारेलाल, ठीक है, याद रखिएगा। सुशीला नैयर, ठीक है, प्यारेलाल नैयर तो थे ही, सुशीला नैयर। सुशीला नैयर प्यारेलाल नैयर की बहन थी, और महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक थी, डॉक्टर थी वो इनकी, और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। कहानियां बहुत हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग क्या बताएं। अब मैडलिन स्लेड, मैडलिन स्लेड, हु वाज शी? यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ग्रेट ब्रिटेन छोड़ दिया था, और यहां आकर के ये मीरा बेन के नाम से जानी गई। मीरा बेन, ठीक है, मीरा बेन, जो कि बहन को गुजरात में बोलने का स्टाइल है, मीरा बेन। ह जो है वो थोड़ा बसते हैं, तो और उनका बोलने का टोन भी वैसी होता है, मीरा बेन। ठीक है, बहन नहीं बोलेंगे सब, बेन। तो मेडलिन स्लेड बिकेम मीरा बेन। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बंबई आ गए। वहां इनकी वकालत अच्छी चल नहीं रही थी बंबई में। इनको मिल गए दक्षिण अफ्रीका के मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु ये कहां गए? दक्षिण अफ्रीका, जहां वे सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह को पहुंचे। किस जहाज में? एसएस सफारी में। दरबन के पास है नटाल बंदरगाह। 24 मई 1893 को पहुंचे थे, 24 मई। ठीक है, किस जहाज में पहुंचे थे? एसएस सफारी। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से पिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। डरबन से पिटोरिया, डीपी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण, ठीक है, उनको जबरन जो है कहां कहा गया? थर्ड क्लास में जाने के लिए। नहीं जाने पर जबरन उन्हें सेंट पीटर्स मारिट्सबर्ग, ठीक, स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। ठीक है, धक्का देकर नीचे उतार दिया गया।
ठीक है, सेंट पीटर्स मारिसबर्ग, मारिट्सबर्ग, इसको ये कर लो, मारिट्सबर्ग, सेंट पीटर्स मारिट्सबर्ग ऐसे बोला जाता है इसको। ठीक है, वो लिखा नहीं है पूरा, वैसे लिख दिए हैं सब। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किए, कब क्या क्या किए? 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया, ठीक है, जहां रहते थे नेटाल में। अगले ही साल 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन का मतलब होता है कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे इंडियंस का ओपिनियन। दैट्स व्हाई ही नेम्ड हिज वीकली एज इंडियन ओपिनियन। 1904 में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, जिसको बहुत सारे लोग फोनिक्स बोल देते हैं। इट इज लाइक दिस, फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स, फोनिक्स नहीं। बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, फोनिक्स, ओ साइलेंट होता है, दिस इज फिनिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फिनिक्स? फिनिक्स एक ऐसा बर्ड है, एक ऐसी चिड़िया, एक ऐसा पक्षी है जो कि ना एकदम सूरज के पास जाता है और वो जल जाता है, और जल करके खत्म राख बन जाता है, और उस राख से पुनर्जीवन शुरू होता है। उसी को कहते हैं फिनिक्स। यानी कि आप निराशा के गर्त में चले गए, आपको लगा कि मेरा जीवन सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आदमी टूट के खत्म हो जाता है, और फिर उस राख के ढेर से फिर वो खड़ा होता है। दैट इज नोन एज फिनिक्स। यानी कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया, कि अब हम जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे अपने जीवन में अच्छे से बढ़ेंगे, अतीत को भूल करके। उसी को क्या कहते हैं, फिनिक्स। तो इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी, कि हम जो हुआ सो हुआ, अब यहां से नई शुरुआत करेंगे, पुनर्जीवन, इसी को कहते हैं फिनिक्स को। 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना। टॉल्स्टॉय के बड़े मुरीद हो गए थे उनकी पुस्तकें पढ़ पढ़कर महात्मा गांधी। इस फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालिन बारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। तो टॉल्स्टॉय फॉर्म कहां था, जोहान्सबर्ग में। किसकी स्थापना की गई भूल जाइए अभी फिलहाल। (1910) हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित हुआ, जहां पहली बार उन्होंने स्वराज की व्याख्या की, इंटरप्रेट किया। चलो ठीक है, इतना नहीं ध्यान रखना। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहां आए, भारत वापस आए। 9 जनवरी, इसीलिए 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसे जब गांधी जी भारत उप्पुल बंदरगाह मुंबई लौटे, तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टॉल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना शुरू किया। खादी का आवरण उन्होंने 1921 विशाखापट्टनम से शुरू किया था। 1921 विशाखापट्टनम, जब खादी का महत्व समझा रहे थे, और एक शख्स ने कहा गांधी खादी बहुत महंगी है, उन्होंने कहा कि ठीक है, आज सब केवल हम लंगोट एगो धोती पहनेंगे और कुछ नहीं पहनेंगे, और सारी जिंदगी वैसे ही रहे। ठीक है, 1921 विशाखापट्टनम। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई थे। स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, रायचंद भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति थे। रायचंद भाई अपने डायरेक्ट संपर्क से आध्यात्मिक गुरु थे रायचंद भाई। टॉल्स्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से, गॉड इज इन योर हार्ट, गॉड इज इन योर हार्ट, तुम उसको मंदिर में, मस्जिद में, और तुम उसको चर्च में खोजते हो, गुरुद्वारा में, लेकिन ईश्वर कहां है, तुम्हारे दिल में है, वहां खोजो ईश्वर को। और रस्किन बॉन्ड ने अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, ठीक है, नामक पुस्तक से, अनटू द लास्ट, ये अनटू दिस लास्ट नहीं, अनटू द लास्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इनको क्या कहा गया, रिक्रूटिंग सार्जेंट। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको बुलाया था। वहीं पर पहली बार इन्होंने हिंदी के फेवर में भाषण दिया था। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी के फेवर में, अब बोल रहे हैं हिंदी के लिए, अब बोल रहे हैं फेवर, यानी कि हिंदी के पक्ष में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी बोलना पाप है।
विदेशियों की भाषा बोलना पाप है, और ये खुद गुजराती भाषा बोलते थे, और इन्होंने टूटी फूटी हिंदी में बोला था, क्योंकि ये तब ठीक से हिंदी बोल नहीं पाते थे। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि अगर देश को चाहते हो कि आगे बढ़े तो अपनी मातृभाषा में यानी हिंदी में बढ़ाओ, किसी दूसरी भाषा में नहीं, वरना हमेशा के लिए अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह जाओगे। और वही हुआ। गांधी जी की बात को किसी ने सुना नहीं। हाँ, गांधी जी की राजनीति करने के लिए सब आगे रहेंगे, लेकिन गांधी जी की बात करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के बोलने पर यह बेच्चू में उद्घाटन समारोह के दौरान आए। इसी दौरान इन्होंने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी, टाइटल ऑफ महामना गांधी जी ने दिया इनको। ठीक है। गांधी जी लौट करके गए 1916 में, अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने रिक्रूटिंग सार्जेंट होने के नाते इनको कैसर हिंद की उपाधि दी कि भैया आपने बड़ी सेवा की हम लोगों की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। क्या है लिखा इसको 1920 के दौरान, क्योंकि अब ये भारत को समझना चाह रहे थे कि यंग इंडिया को संबोधित करना चाह रहे थे, नवजीवन है ना, फिनिक्स क्या होता है एक प्रकार का, नवजीवन, तो वही। हरिजन पद का प्रकाशन 1933 में क्यों किया, क्योंकि 1932 में इनकी भिड़ंत हुई डॉक्टर BR अम्बेडकर से, और इनको समझ में आ गया कि अभी तक मैंने हरिजन भाइयों के लिए कुछ भी नहीं किया है, अब समय आ गया कि उनके लिए किया जाए। और तब तक ये अम्बेडकर साहब को ब्राह्मण समझते थे। महात्मा गांधी अम्बेडकर जी को ब्राह्मण समझते थे अम्बेडकर टाइटल के कारण, क्योंकि अम्बेडकर टाइटल ब्राह्मणों का टाइटल है, और इनके जो मास्टर साहब थे वो अम्बेडकर थे, तो उन्होंने ही अम्बेडकर जी को अपना टाइटल यूज करने के लिए दे दिया था कि अम्बेडकर रखो टाइटल तुम, कि हाँ आखिर हम भी तुम्हारे गुरु हैं। और गांधी जी को बड़ी गुस्सा आता था कि ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा ही टढ़ियाता है, बड़ा ही इसको जो है नेता बनने का शौक चढ़ाया है इन लोगों का। जब गांधी जी को बताया गया कि ये प्रभु ये खुद भी जो है महार जाति से आते हैं जो कि हरिजन हैं, तब महात्मा गांधी बोले क्या ये अम्बेडकर टाइटल, अम्बेडकर सरनेम, तब पता चला कि वो उनके टीचर ने दिया है। तो महात्मा ने ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, जो तब तक उन पर बम के रहते थे। महात्मा गांधी जब जानते थे ना कि ऐठ रहा है, उनको पता चल जाता था कि है ब्राह्मण बड़का काबिल बनता है। बताया गया कि हे प्रभु ये महार जाति से आते हैं। तब जाकर के गांधी जी का गुस्सा क्या हुआ, शांत हुआ। कहे नहीं नहीं, तब तो उसका गुस्सा जायज है। और तब गांधी जी कहेंगे अरे भाई अम्बेडकर आओ बैठो बैठो, हमको नहीं पता था। तो गांधी जी कम ऐट दिए थे पकड़ के, लेकिन जब जाने तो फिर कहेंगे ऐसा चलो। तब तो बेचारा गुस्सा आता है तो गलत क्या करता है, ऐसे बोले। ठीक है। तो गांधी जी ने नवजीवन किस भाषा में निकाला, यंग इंडिया अंग्रेजी में। हरिजन पद का प्रकाशन 1933 में किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसमें गांधी जी ने सब कुछ अपना बता दिया है, बचपन में की गई सारी गलतियां, सब कुछ। ठीक है। वो कुछ भी नहीं छुपाए जो अमूमन दूसरा कोई बताने से लग जाता है। यानी अपना जो भी उनका था कि हमको किसी को देख करके मेरे मन में कैसा ख्याल आता था, क्या होता था, कैसे हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते थे, ये सब कुछ बोल दिए हैं महात्मा गांधी। और चूंकि कोई अपना सारा सच किसी को बताता नहीं है, गांधी जी ने उन सभी को लिख डाला। इसलिए भी गांधी महान हुए, क्योंकि आप लोग में से कई लोग क्या करेंगे, पति पत्नी से छुपाता है, पत्नी पति से छुपाती है, सब लोग छुपाते हैं। ठीक है। कहने को रहेगा कि माई बेस्ट फ्रेंड, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, कुछ नहीं। सबको पता है कि आप अकेले में क्या होते हैं। ठीक है। पास्ट सब लोग अपना छुपा के निकल जाते हैं। ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अरे हम ऐसा थोड़ी थे, अरे हम तो ये थे वो थे। गांधी जी ने उन सभी चीजों को क्या कर दिया है, लिख दिया। क्योंकि काला सच अपना अपना सब केवल खुद जानते हैं। किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। गांधी जी का प्रिय भजन, ये गांधी जी की प्रिय भजन, लगता है ये कोई अपना बिहार का आदमी कोई किया है इसका ट्रांसलेशन। गांधी जी का प्रिय भजन, वैष्णव जन को तैनू कहिए, वही ना हम कहें वैष्णव जन ते है ना, कि वैष्णव जन ते तैनू तैनू कहिए, वही ना, वही हम कहें कि वैष्णव जन ते तैनू कहिए कि रचना नरसिंह मेहता ने की थी। ठीक है।
नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, ये नरसिंह मेहता कर नरसिंह मेहता, ठीक है, नरसिंह मेहता नाम था इनका। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनु जो तेनु कहिए की रचना किसने की थी? गुजरात के नरसिंह मेहता जी ने की थी। गुजराती कवि थे नरसिंह मेहता, इनका नाम होगा नरसिंह मेहता। अपने मन से जो मन सो बना देगा ये सब। गांधी जी के नेतृत्व में पहला 3 सम्मेलन जो संघर्ष हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल जो है, मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, तो ये तीनों जो था ये तो हो गया था 1917 में। चलो अहमदाबाद वाला जो है शुरू हुआ था फरवरी में और खेड़ा वाला शुरू हुआ था मार्च में, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, चंपारण CAK। फिर गांधी जी ने अशोक आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। 1 अगस्त 1920 को अशोक आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ रुपया जमा करना है। 1 करोड़ रुपया जमा। जब तक तिलक जीवित रहे तब तक इन लोगों ने इनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके नाम पर जो है स्वराज कोष बना के 1 करोड़ रुपया जमा करने का अपील कर दिए सब। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता नहीं प्रमुख जोड़ करके मोहम्मद अली थे, ठीक है, मोहम्मद अली। अशोक आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने, ये लोग काहे के लिए इतना लगे हुए थे? खिलाफत मूवमेंट के कारण। बिहार में खिलाफत मूवमेंट सबसे ज्यादा आगे रहा था, और इसमें जो थे सर हसन इमाम, दोनों अली बंधु, शौकत अली आएगो और जिनके भाई थे, और इसके अलावा जो है सिवान वाले मौलाना मजरूल हक, ये लोग इसलिए घूम रहे थे 1920 में। काहे भाई? तो तुर्की के खलीफा, ओटोमन साम्राज्य के खलीफा जो है अब्दुल हामिद द्वितीय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। तो लड़ने के लिए कौन कहा था अंग्रेजों से? आप लड़िएगा और सोचिए कि हम आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। तो सब जगह घूम घूम के शौकत अली बता रहे थे कि ये मुसलमानों के साथ विश्वासघात हुआ है। और तब तक क्या हुआ कि सबसे बड़ा विश्वासघात जो है तुर्की के मुसलमानों ने कर दिया। उन्होंने खुद ही जो है खलीफा को उठा के फेंक दिया, ठीक है। यहाँ के जो है देखते रह गए, तरीके ही क्या हुआ, तो खेला हो गए। तो वहीं के लोगों ने हटा दिया, और जैसे ही इनको पता चला इन लोगों को कि खिलाफत वहां खिला हुए हो गया, तो इनका असहयोग गया, ठीक है। मतलब जो असहयोग के साथ जो सहयोग था खिलाफत ग्रुप में, जब हमारा खिलाफत नहीं बचा तब असहयोग कैसा, ठीक है, और ये साइड हो गए। ठीक, ये सारी चीजें हैं, जब आप डीप स्टडी कीजिएगा ना तो आपको सब कुछ निकल करके आएगा। ये ऊपर ऊपर उतना ही बताते हैं ना जितने में माहौल अच्छा रहे, ठीक है, जितने भी चीजें ठीक रहे। और हम लोग जो सेंध मार देते हैं पूरा, जब हम लोग पकड़ते हैं कहते अरे तेरी की तो बहुत चीजें बाकी बाती हैं जो आपको बताया नहीं गया है। अशोक आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर हिंद की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। ये भी बहुत ज्यादा ये किए थे कि अरे आप लोग कीजिए ना, हेल्प कीजिए ना, ब्रिटिश सरकार बाद में बड़ा ये करेगी। इनके 5वें पुत्र जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने 16वें वर्ग आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से की 12 मार्च 1930 को। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखली में थे बंगाल में। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा गांधी जी की हत्या का मुकदमा नाथूराम गोडसे, उनके छोटे भाई गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर और नारायण आपटे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे को फांसी की सजा हुई। स्वतंत्र भारत में फांसी पर चढ़ने वाला पहला शख्स नाथूराम गोडसे। और गांधी की जब हत्या हुई उसके बाद महाराष्ट्र में, चूंकि ये चित्पावन ब्राह्मण थे, ठीक है, गोडसे, उसके बाद महाराष्ट्र में अकेले 3000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या हुई थी दंगे में जो छिड़े थे उसके बाद, ठीक है। गांधी के अनुयायियों ने जो है 3000 लोगों को मारा उस समय, ठीक। अब आप समझ सकते हैं कि ये सब न्यूज आपको कभी फ्लैश नहीं हुआ, ठीक है। जिसको सजा मिलनी थी ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि 1984 में जिन लोगों ने बॉडीगार्ड्स ने मारा और आपने सिखों के खिलाफ क्या कर दिया, दंगा कर दिया, उनका क्या रोल था, ठीक है, या उन ब्राह्मणों का क्या रोल था। मान लो कि ये लोग अपना 5-10 मिलकर जो भी किए होंगे, उसके लिए आपको पूरी जाति को टारगेट करना कहां से अच्छी बात थी, ठीक है। तो ये सही नहीं था, लेकिन चलो उन पर कोई बात नहीं करता है, वो सब कभी नहीं हुआ, वो ये लोग नहीं करवाए थे बाद में।
गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज का नाम था आत्माचंद अग्रवाल। आत्माचंद अग्रवाल। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या के समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दोनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल ऐड आता था, मतलब यो एगो न्यूज है इनका। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका सेंट पीटर मार्टिवर स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। हम लोग का जो आंदोलन चल रहा था, गांधी जी ने 3 आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन चलाए थे। पहले 3 छोटे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, छोटे लेवल पर, लेकिन उसके बाद उसके बिना पर बड़े लेवल पर उसके प्लेटफॉर्म बना करके चलाया असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें लोग देखेंगे कि पंजाब में चमनदीप ने, चमनदीप नहीं, चमनदीप कर लीजिएगा, चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया था, डंडा फौज का, ठीक है। और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन हुआ था। लड़कियों का कौन सा सेना गठन हुआ था? मंजरी सेना, लड़कियों का। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी भी थी, ठीक। ये 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है बंगाल में, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, याद रखिएगा। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजरूल हक ने प्रारंभ किया था, मजरूल हक, ठीक है, जो सिवान वाले। आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी। रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जानते थे, पेरियार। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। आता है एग्जाम में कि पेरियार किसको कहते थे? रामास्वामी नायकर को। क्या? अहरार आंदोलन, ये राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन, इनका अपना कुछ था, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि हम देखे थे, दिमाग से हमारे उतर रहा है, नहीं तो हम यही कर देते। अहरार कुछ इनका शब्द था अपना, अभी हम बता देते हैं। स्वतंत्र, ठीक है, अहरार का मतलब स्वतंत्र, अरबी भाषा का। इसका अहरार मूवमेंट को चलाया गया था अलीगढ़ मुस्लिम ये आंदोलन के खिलाफ, अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि इनका कहना था मौलाना मजरूल हक का कि हम लोग को अंग्रेजों का चमचा नहीं बनना है, स्वतंत्र रहना है। इसे डेट्स वाई इसको क्या कहते हैं? हमको जो स्वतंत्र रहना है, वास्तविक रहना, इसी को कहते हैं अहरार। अहरार का मतलब इंडिपेंडेंट, रियल, ठीक है, बी रियल, बी इंडिपेंडेंट, ये। और ये किसके खिलाफ चला था? ये अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ चला था, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि हम लोग जो मुसलमान हैं भारत के, वो अंग्रेजों की दी गई पाश्चात्य शिक्षा को ले ग्रहण करें। अहरार मूवमेंट चलाया गया था कि नहीं, हमको नहीं चलाना है। और ये मूवमेंट चला था 1910 में, 1910 में, 1910 में, ठीक है, अहरार मूवमेंट। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है दयाल दास ने की थी, पंजाब में सिखों का निरंकारी आंदोलन। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है, उसको तैयार किया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, लाहौर में देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, संभवतः लोग जहां तक याद है 1887 में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तरुण का मतलब यंग होता है, यंग, ठीक है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था पहली बार आर्य समाज ने, भारत भारतीयों के लिए। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शहर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है, नवाब अब्दुल लतीफ खान, जिन्होंने लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, लिटरेरी सोसाइटी की। नवाब अब्दुल लतीफ खान, फादर ऑफ मुस्लिम रिनेसा इन बंगाल, फादर ऑफ मुस्लिम रिनेसा इन बंगाल अब्दुल लतीफ खान। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी, दीनानाथ,
जो रास बिहारी बोस से लोग जो भागे थे उसमें, वही दीनानाथ किया था। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था नरेंद्र, इसीलिए इसकी हत्या कर दी गई थी अरविंद घोष को बचाने के लिए। नहीं तो अगर गवाह बन गया होता, दे दिया होता गवाही, तो वो आरोविले नहीं जाते, पुडुचेरी जेल जाते, ठीक है, और बच गए थे इसीलिए। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में, 18। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी के साथ सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा केरल के श्री नारायण गुरु ने दिया था। केरल के श्री नारायण गुरु ने स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद जिन्ना ने किया था। जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो फांसीवादी पार्टी है, स्वर्ण हिंदुओं की, अगड़े हिंदुओं की, ठीक है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को महात्मा रवींद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, और बापू कहा था संत राउत ने। बापू कहा था संत राउत ने, चंपारण के संत राउत ने इनको बापू कहा था। बापू संत राउत, चंपारण के संत राउत ने बापू कहा था। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और बदले में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव कहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मोबंद उपाध्याय ने इनको बहुत पहले ही गुरुदेव कहा था। अंग्रेज दिए थे। और हाँ? किस लिए? जैसे कि जो जमनालाल बजाज लोग थे, ये लोग थे कि जैसे अंग्रेजों को जब अपना काम के लिए आदमी की जरूरत पड़ती थी ना, तो जो भारत का जो उद्योगपति लोग थे ना, एंटरप्रेन्योर लोग, वो लोग क्या हो गए थे कि इन लोग के दलाल टाइप के बन गए थे, बिचौलिया बन गए थे। अगर अंग्रेज 1000 रुपया कमाता था ना, तो 100 रुपये उन लोग को भी फायदा होता था। ऐसे कर करके छोटे छोटे उद्योगपति तैयार हो गए थे, जैसे कावस जी डावर, टाटा, बिरला, ये सब ऐसे ही करके पैसा कमाए थे, ठीक है। उसी में से वो भी थे। तो उनके अच्छे कार्यों के लिए वो अंग्रेज कैसे होता है कि इनको कैसर हिंद दिए, तो उनको जो है राय बहादुर दे दिए, इसलिए, और कोई ऐसा नहीं था, ठीक। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने दिया था, सरदार। हाली पत्ती, गुजरात के बारदोली क्षेत्र में काली पराग जो थे, जनजातीय थे, आदिवासी, को इस पत्ती के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ जो है पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। देखो, और वहां बता दे रहे हैं कि पटेल होते हैं वहां गुजरात में, जो वहां के जमींदार मेन, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना, जो यहाँ लिखा है ना उच्च जाति, बहुत चालाकी से यहाँ पटेल कर लीजिएगा गुजरात के लिए, ठीक, क्योंकि वहां के वो क्या होते हैं, बेसिकली वो जमींदार होते हैं वहां के, कि यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के कि काली पराजों के वास्ते, मतलब एक वगली हो गया है, इसको काली कर लो, काली 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 पराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, और कहा कि ये काली पराज नहीं, ये रानी पराज है, यानी कि वनवासी, ठीक है, की उपाधि दी, ठीक। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे, महादेव गोविंद रनाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल सिंह गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के जनक पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिनको राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर सेकंड ने दिया था, अकबर द्वितीय ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। उस समय हम 33 नाम बदल दिया गया था 33 में, इसलिए हम 33 लिख दिए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से संबंधित है, 12 जनवरी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डिरोजियो थे, विवियन डिरोजियो थे। इनके पिता जो थे वो शायद पुर्तगाली थे, और इनकी माता जो थी वो अंग्रेज थी, ब्रिटिश थी, ठीक। विवियन डिरोजियो 17 साल की उम्र में ये यंग बंगाल मूवमेंट शुरू कर दिए थे, और 22 साल की उम्र तक आते थे, मर भी गए थे, 22 साल की उम्र में मर गए थे, बच्चे थे एकदम। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया प्रस्ताव, क्योंकि उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे 5 साल तक, 40 से लेकर के 45 तक। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है।
महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, याद रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आ गया, जो आईसीएस अधिकारी भी थे, ठीक है, लेकिन इनको जो है लापरवाही के आरोप में जो है निकाल दिया गया था आईसीएस से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ठीक है, छोटा सा आरोप लगा करके इनको बाहर कर दिया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत कहते हैं। हर्मिट का मतलब संत, शांत होकर घूमते थे शिमला में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? शिमला का संत। शिमला का संत, हर्मिट मीन्स संत। एओ ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, देखो, और यही बिहार भी आए थे। इसमें शौकत अली आए थे बिहार, और घूम घूम के लोगों को बताते थे कि कैसे जो है भारत के मुसलमानों के साथ विश्वासघात हुआ है। माने कौन तुर्की का सुल्तान, कौन ओटोमन साम्राज्य, और दिक्कत कहां हो रही थी? यहाँ तुर्की के मुसलमानों को दिक्कत नहीं हो रही थी, दिक्कत यहाँ। और जैसे ही पता चला कि वहां उठा के फेंक दिया, ये लोग अशोक आंदोलन से क्या हो गए? साइड। और ये फैक्ट है, याद रखिएगा इस चीज को, ये हम ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या हमको जहां बोलना था हम कड़ाकड़ बोलते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू लिख लो साथ में, जो कि मोहम्मद इकबाल के दूर के रिश्तेदार थे, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। मॉडर्न इंडिया हम लोग को पढ़ाना रहे तो पूरे पढ़ा दें, मैंने इतने कहानियां बता दें कि ऐसे ही याद पड़ जाएगा। 22 नवंबर 1943 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। जहां बाकी सरकारों ने इसलिए इस्तीफा दिया था कांग्रेस के कि बिना उनसे पूछे जो है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। लेकिन बिहार के श्री कृष्ण सिंह सरकार ने इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई नहीं हो रही थी, याद रखिएगा। सभी में बिहार सबसे अलग था, सबसे लेट से ज्वाइन भी किया था क्योंकि मोहम्मद यूनुस के कारण 90 दिन ये हो गया था, और 22 दिनों से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सबसे कम समय तक सरकार चली थी कृष्ण सिंह की सरकार बिहार में। इस दिन को मुस्लिम लीग और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, मुक्ति दिवस को इंग्लिश मीडियम है ना? इंग्लिश मीडियम है ना? और किसका इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम क्या चीज हो जाएगा? फ्रीडम, मुक्ति दिवस, सेल्वेशन, लिबरेशन। मास्टर साहब आप क्या पढ़ाते हैं? इमेंसिपेशन डे सुनाया? मुक्ति दिवस क्या? नहीं ठीक है, तो जो मास्टर साहब आपका इंग्लिश है ना, इन दोनों का स्टूडेंट है, लेकिन आना है सबको। इमेंसिपेशन सीखते जाना है, ये सब भूलना नहीं है। ये सब धीरे धीरे करके हम भी सीखते जाते हैं। हमको जहां कोई नया शब्द मिलता है हम तुरंत कैच करते हैं, उसको रट्टा मारते हैं 4-5 बार। ये हम अपने नाना से सीखे हैं। नाना मेरे रोज जो है डिक्शनरी से जो है नया नया शब्द सीखते थे। और जब मेरी एक बार बहन पूछी कि भैया, तब क्या नानी घर में हम लोग थे, तो पूछे कि भैया जूठा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो पढ़ रही थी, तो जूठा को क्या कहते हैं? हम इतना जोर से पूछ दी सबके सामने बीच में। हम अभी सोच ही रहे थे कि जूठा को अंग्रेजी में क्या कहता है, तो मेरे नाना जो थे कुछ काम कर रहे थे, स्टेल, STALE, आज तक हमको वो गूंजता है। हम कहा कि नाना मेरे ऐसे ही बिहार मैट्रिक में टॉप नहीं किए थे। हम कहा कि बाप रे बाप, ये लोग 7वां क्लास के बाद ABCD पढ़े थे। तो हम फिर नाना से पूछे कि नाना एक बात बताइए, आपको सब चीज का अंग्रेजी कैसे पता रहता है? तो डिक्शनरी निकाले, कहे कि जब तुम लोग आपस में हल्ला गुल्ला करता रहता है ना, तो हम ये सब पेज पलटते रहते हैं। उनको पता था कि अब वो रिटायर्ड है, कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीखते रहते थे और कहते थे कि दुनिया को टाइम पास करने में दिक्कत होती है, हमको नया नया सब सीखना है। हमको देखो यही पढ़ने की प्रवृत्ति, इसीलिए हम बोले नॉट टू मेक फन ऑफ एनीवन। तो वो चीज हम लोग को क्या करा देता है? आगे बढ़ा देता है। तो इमेंसिपेशन डे पहले हम भी नहीं जानते थे,
बाद में सोचे कि क्या होगा, इसका लिबरेशन होगा, क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन दिस इज इमेंसिपेशन डे, ठीक है, इंग्लिश वालों, दुनिया वालों। तो गांधी जी ने क्रिस्प प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख का पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड, अच्छा ये इसे पोस्ट डेटेड चेक, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। कहा जाता है कि इसका बैंक नष्ट होने वाला है शब्द ये नेहरू जी ने जोड़ दिया था, ऐसा बोला जाता है। अब तो नहीं ना भूलेगी इमेंसिपेशन डे। हाँ, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है, बहुत पहले किए थे ये। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल क्या था, अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। ये सब नहीं पूछता है। भारत में पर टाइम कितना हो गया है, कितना पेज खींचा गया है, 11, 10 पेज खींच दे, कुछ और थोड़ा सा 10-15 मिनट, क्या नहीं, क्यों, तबीयत खराब है क्या, दिमाग में घुस नहीं रहा है। क्या चीज खत्म हो जाएगा ना, ठीक है कर देंगे खत्म, लगा दो। अरे कोई नहीं, इसको कल करा देते हैं, मेरी तबीयत भी खराब है, कोई नहीं, मुंह देख के ही लग रहा है डाउन डाउन।